आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम टैक्स का है, जो 11 में है उनका भी है, और जो सी एंटर कर रहे हैं उनका भी ये पार्ट है। तो सभी लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। अकाउंट्स का भी रिवीजन डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। लॉ का भी रिवीजन है, उसको भी देख लेंगे। अभी आज हम लोग रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल क्या होता है, जो कौन सा रेसिडेंशियल से हमको क्या पता चलता है कौन सा आदमी टैक्स के लिए या टैक्स देने के लिए एलिजिबल है, या किसको किसको टैक्स का पेमेंट देना चाहिए, कौन कौन टैक्स दे सकता है इंडिया में, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल। अगर उसका रेसिडेंशियल नहीं मालूम होगा तो हम उसके से टैक्स नहीं ले सकते। तो पहले हम लोग जानेंगे रेसिडेंशियल होता क्या क्या है, उसका एक फुल फॉर्मेट जान लेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस पहले इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके अलावा अदर्स में आते हैं फॉर्म, एओपी, बीओआई और कंपनी। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रेसिडेंट कैसे होंगे, फुलफिल एटलीस्ट द वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। आगे आपको पढ़ाएंगे बेसिक कंडीशन क्या होता है। अगर कुछ भी एक भी कोई फुलफिल कर लेता है कंडीशन को तो क्या हो जाएगा, आपका रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट अगर उसमें से कोई भी आपका कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो आपका हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ भी एक आदमी भी अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रेसिडेंट होगा। अब रेसिडेंट कितने तरह का, रेसिडेंट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फुलफिल बोथ द टू कंडीशन, मतलब जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं। मतलब एडिशनल कंडीशन में जो भी दिया हुआ, पहले आपको रेसिडेंट होने के लिए एक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, फिर नॉन रेसिडेंट अगर आप दोनों में से कोई कंडीशन पूरा नहीं कर रहे हैं आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। तो रेसिडेंट होने के लिए क्या आपको पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। उसमें रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको ये जो दोनों है बेसिक कंडीशन, इन दोनों को और ये दोनों जो एडिशनल कंडीशन दिए हुए हैं इनको फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप होंगे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पहले तो आपको ये दोनों फुलफिल करना ही पड़ेगा, और इन दोनों में से कोई एक आप फुलफिल कर ले रहे हैं तो आप हो जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके अलावा आपका फॉर्म, एओपी, बीओआई कैसे रेसिडेंट होता है, जहां कंट्रोल मैनेजमेंट इन इंडिया, जैसे फॉर्म है कोई, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट है। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों बाहर है, आउट ऑफ इंडिया से हो रहा है तो वो आपका नॉन रेसिडेंट है। कंपनी जैसे इंडियन कंपनी हमेशा आपका रेसिडेंट होगी, और अदर कंपनी अगर उसका पीओईएम मतलब प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट बिजनेस जहां से होता है, उसका पीओएम जहां होगा वहां वो कौन सा होगी, रेसिडेंट होगी। न तो अदरवाइज अगर उसका पोएम इंडिया में हो गया तो रेसिडेंट, अगर पोएम आउटसाइड इंडिया हो गया या इंडिया के बाहर हो गया तो आपका हो गया नॉन रेसिडेंट। पोएम आपका होगा इंडियन सिटीजन, प्लस ऑफ इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट। पोएम होता है आपका प्लस ऑफ इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट, जहां से प्लस का इफेक्टिव और मैनेजमेंट हो रहा है उसको पोएम बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका एक बार फिर से रिवीजन कर ले। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या होना चाहिए, टैक्स हम उससे पेमेंट ले सकते हैं जो आपका इंडिया का रेसिडेंट हो या फिर उसके लिए एलिजिबल हो। तो पहले आपका रेसिडेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो रेसिडेंट है कि नहीं है। फिर अगर रेसिडेंट नहीं है तो उस टैक्स का पेमेंट नहीं लेंगे, रेसिडेंट है तो उससे टैक्स का पेमेंट लेंगे। रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। आप जब रेसिडेंट हो जाते तो फिर हम चेक करेंगे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपको दोनों बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में दोनों को पूरा करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो आपका हो जाता है रेसिडेंट बट नॉट एडिशनल कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आपका पूरा नहीं हो पाता तो हो जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद आपका फॉर्म, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये रेसिडेंट क्या होता है, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो ये रेसिडेंट है। कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर का हो रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट है। कंपनी, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो सारी इंडियन कंपनी आपकी रेसिडेंट होगी। दूसरी आपका पोएम, जिस कंपनी का पोएम जहां पे होगा वो आपका रेसिडेंट होगा, और कंपनी का पोएम अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपका नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। पहले बेसिक कंडीशन देखते हैं। बेसिक कंडीशन में क्या है, बेसिक कंडीशन में आपका फर्स्ट वाला बेसिक कंडीशन कि 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल 182 डेज और मोर होना चाहिए। दूसरा 60 डेज और मोर, मतलब ये दूसरा नंबर का कंडीशन क्या होना चाहिए कि 60 डेज से ज़्यादा और 365 दिन, पिछले 4 साल में एटलीस्ट 365 दिन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ है, 60 डेज वाला कंडीशन और 365 डेज और 4 इयर्स वाला ये कंडीशन क्या है, एक साथ है। पहला क्या होना चाहिए, 182 डेज और मोर होना चाहिए, पहला चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि वो 60 डेज या उससे ज़्यादा
और 365 दिन, 4 साल में 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो आपका रेसिडेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन में से वो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाई या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो कौन होगा, आपका नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करो तो वो आपका नॉन रेसिडेंट होगा। अब एडिशनल कंडीशन में आता है। एडिशनल कंडीशन में क्या कि रेसिडेंट होना चाहिए, पिछले 10 साल में 7 साल वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, पिछले 10 साल में 7 साल इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। फिर एडिशनल कंडीशन देख ले। एडिशनल कंडीशन में क्या है कि पिछले 10 सालों में 7 साल इंडिया में रहना चाहिए और पिछले 7 सालों में जो 7 साल है उसमें पिछले 10 सालों में 7 साल रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया या फिर कोई एक कंडीशन को तो वो क्या हो, रेसिडेंट। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि क्या है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करें तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल करे तो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। यहाँ नीचे दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एडिशनल कंडीशन। ये आपका रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल होना जरूरी है। और रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक। अगर एडिशनल कंडीशन उससे किसी एक को या एडिशनल कंडीशन नहीं भी फुलफिल करता है तो भी वो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट क्या आता है कि बेसिक कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करेगा, बेसिक कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या हो गया आपका, यहीं पे क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। उसके बाद एक और एक्सेप्शन होता है 3 की, जहां आपको सेकंड बेसिक कंडीशन, जैसे ये वाला 60 डेज और 365 डेज वाला आपको कंडीशन नहीं देखना पड़ता। अगर वह इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आउटसाइड इंडिया गया है तब आप सिर्फ ऊपर वाला 182 डेज वाला ही कंडीशन को देखेंगे। फिर अगर वो इंडियन सिटीजन और क्रू मेंबरशिप, जो लोग क्रू में काम करते हैं या रोज जिनका जहाज से आना जाना होता है, अगर उसके वो मेंबरशिप है या फिर उसके काम से बाहर गए हैं तो भी हम लोग सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखेंगे। ये वाला कंडीशन मतलब 182 डेज वाला अगर कंडीशन में वो आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट हो जाएंगे। फिर तीसरा, अगर वो पर्सन इंडियन ऑरिजिन मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी जहाँ भी रहते हैं वो आता है आपका इंडियन ओरिजिन में आता है। वहां के अगर लोग इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं और उनका इनकम 15 लाख से कम है, मतलब उनका जो फॉरेन, जो इंडियन इनकम है उनका वो क्या है, 15 लाख से कम है, तो वो क्या माने जाएंगे, अपने रेसिडेंट माने जाएंगे। तो पहले आप देखिए कि बेसिक कंडीशन कहाँ कहाँ फुलफिल आपको करने का जरूरत नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन, तो पहले आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब 182 डेज वाला अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वह इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये वाला कंडीशन वो फुलफिल नहीं भी करता है, फिर भी अगर ये कंडीशन फुलफिल किया तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट, या फिर वो टैक्स देने के लिए एक एलिजिबल पर्सन माना जाएगा। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया गया है, या इंडियन सिटीजन होना है, क्रू मेंबरशिप के लिए गया है बाहर, या पर्सन वो है जो इंडियन ओरिजिन का है और सिर्फ इंडिया में विजिट करने के लिए आया है और उसका इनकम 15 लाख से कम है, तो वो क्या माना जाएगा, अपना रेसिडेंट माना जाएगा। और उसमें सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन हम लोग देखेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं चेक करेंगे। उसके बाद अगर 182 डेज वाला कंडीशन पूरा कर लेता है तो फिर हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे, उसके हिसाब से हम ROR NOR निकालेंगे। वो कंडीशन एक ही रहेगा, बस इसमें सेकंड कंडीशन देखने का कोई जरूरत नहीं है इन तीनों केस में सिर्फ। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी हम लोग जो पढ़े थे ये सेक्शन 6 में था, बेसिक कंडीशन सेक्शन, ये भी सेक्शन 6 का सब सेक्शन है एडिशनल कंडीशन का, और सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 है क्या आपका, बेसिक कंडीशन का। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसको सेक्शन 5 में पढ़ते हैं हम लोग। स्कोप ऑफ टोटल इनकम कैसे कैसे वो हम लोग टोटल इनकम का मतलब वो टैक्स का पेमेंट कैसे कैसे करेगा, अगर रेसिडेंट हो गया तो वो टैक्स का पेमेंट कैसे करेगा। 2 तरह का इनकम होता है, एक होता है इंडियन इनकम, एक होता है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम तो आपका टैक्सेबल होगा ही होगा, फॉरेन इनकम में कुछ इनकम टैक्सेबल होते हैं, कुछ इनकम टैक्सेबल नहीं होते। अभी हम लोग देखेंगे क्या लिखा, पहला लिखा इंडिया इनकम अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इनकम अक्रू भी इंडिया में हुआ, मतलब इनकम जनरेट भी इंडिया में हो गया और रिसीव्ड भी इंडिया में हो गया, तो वह सबके लिए टैक्सेबल है। मतलब ROR हो, RNOR हो, नॉन रेसिडेंट हो, सब लोग उसमें टैक्स का पेमेंट करेंगे। ये देखिए टैक्स का पेमेंट अलग होता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग होता है, यहाँ ध्यान देगा। दूसरा क्या, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम क्या है, इंडिया में अक्रूड हुआ है बट रिसीव क्या है, आउटसाइड इंडिया हो, मतलब इनका इनकम अगर इंडिया में अक्रूड हो गया ना तो टैक्स का पेमेंट सबको करना पड़ेगा, तो इसमें टैक्स का पेमेंट तीनों लोग करेंगे। तीसरा क्या है कि इनकम अक्रूड हुआ है आउटसाइड इंडिया लेकिन रिसीव हुआ है कहाँ, इंडिया में। इनकम अक्रूड कहाँ हुआ, आउटसाइड इंडिया, लेकिन रिसीव हुआ है इंडिया में, तो भी टैक्स का पेमेंट सबको करना पड़ेगा। इनकम जनरेट अगर अक्रू और रिसीव्ड इंडिया हुआ है तो टैक्स का पेमेंट तो सभी को करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि इनकम अक्रूड
अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया में क्या करना, अगर प्रॉफिट एंड बिजनेस है, अगर मानते कोई प्रॉफिट एंड बिजनेस कर रहा है, उसका सेटअप इंडिया में है, तब तो उसका टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब रेसिडेंट है तो उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट को कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं, इसके बाद का कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस नॉट कंट्रोल इन इंडिया, मतलब अगर वो प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तब तो वो सिर्फ जो रेसिडेंट है वो वही टैक्स का पेमेंट करेगा, जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो RNOR है वो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा और नॉन रेसिडेंट नहीं करेगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकम अक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो टैक्स पेमेंट सभी लोग करेंगे। इनकम अक्रू इन इंडिया हुआ और रिसीव्ड आउटसाइड में इंडिया हुआ तो भी टैक्स पेमेंट सभी लोग करेंगे। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ और रिसीव इंडिया में हुआ तो भी टैक्स पेमेंट सब लोग करेंगे। इनकम अक्रू इंडिया में हुआ है और रिसीव आउटसाइड इंडिया में हुआ तो इसमें दो कंडीशन है। पहला, अगर वो प्रॉफिट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या फिर वो बिजनेस क्या हो रहा है इंडिया से, मतलब वो कंपनी है उसका प्रॉफिट भी इंडिया में मिल रहा है और बिजनेस का कंट्रोल भी इंडिया में है, तो टैक्स पेमेंट सिर्फ RNOR करेंगे। नॉन रेसिडेंट है वो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस नॉट कंट्रोल इन इंडिया, अगर वो बिजनेस क्या हो रहा है कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है तो उसमें सिर्फ ROR करेंगे अपना टैक्स का पेमेंट। RNOR और नॉन रेसिडेंट वाले लोग टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ एक और चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। आपका ये जो एग्जाम्शन का चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको भी ध्यान से करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीज़ मतलब एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम में आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अभी देखेंगे कि किस किस चीज़ों में टैक्स देने का जरूरत एकदम नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपने रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, आपने अपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे लगाया तो आप एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। या फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप अपने खेती की चीज़ों को बेच करके पैसा कमा रहे हैं तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट फ्रॉम हाउस, मतलब अगर आपने कोई हाउस है, मतलब जो रेंट जिसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाउस हो गया, जैसे आप कहीं खेती करें एक ड्वेलिंग हाउस बनाते हैं देख रेख के लिए, आप खेत में ही कोई घर बना दिए रहने के लिए, तो उसमें भी आप टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। या फिर इनकम फ्रॉम नर्सरी, अब छोटे छोटे पौधों का आप खेती करें तो इसका पे टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम अभी क्या देखें, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर को रेंट पे दे रहे हैं तो टैक्स का पेमेंट नहीं होगा। अगर आप सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर को तो टैक्स का पेमेंट नहीं होगा। अगर आप एग्रीकल्चर में ही कोई जगह जमीन बना के रखना चाहते हैं तो आप वहाँ टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप नर्सरी का खेती करें, छोटे छोटे पौधों का खेती करें, तो आप टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर सेल ऑफ एग्रीकल्चर में भी दो पार्ट है। अगर सेल ऑफ रॉ मटेरियल का करें तो वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर, मतलब उसमें 1 रुपया भी नहीं। अगर रॉ आप सीधा आलू बन रहा है, आलू का ही बेच दे रहे हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में ही बेच दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम में, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा आ रहा है कि सेल आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे आलू का एग्जांपल है, आलू का अगर आप चिप्स बना के बेचते हैं तो आपको टैक्स का पेमेंट देना पड़ेगा। दो चीज़ होता है, एक जिसमें नेसेसरी होता है, पहला क्या लिखो, प्रोसेस इज कंपलसरी, मतलब बिना प्रोसेस का हम उसको बेच नहीं सकते। जैसे धान से आप चावल बना के ही बेचेंगे, मेन बात है कि धान से आपका चावल नहीं बनाएगा तो वो बेचाएगा नहीं, या फिर उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो ये अगर प्रोसेस कंपलसरी है, अगर आपको सेल करने के लिए उसका प्रोसेसिंग करना एक कंपलसरी है, तो वो क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम, और ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर वो ऑप्शनल है, जैसे आलू को आप आलू को डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप उसको चिप्स के फॉर्म में भी बेच रहे हैं, तो क्या करें आप प्रोसेस करके उसको बेच रहे हैं, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों देना पड़ेगा। कुछ आपका एग्रीकल्चर पर्पस में हो जाएगा, कुछ आपका बिजनेस पर्पस में हो जाएगा। यहाँ आलू और चिप्स वाला एग्जाम्पल है, तो अगर आप चिप्स बना के बेच रहे हैं तो पूरा का पूरा ये क्या होगा बिजनेस इनकम में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ एग्रीकल्चर भी लिया जाता है और कुछ बिजनेस भी लिया जाता है, उसको आगे देखेंगे। इसमें भी दो तरह का कैलकुलेशन होता है कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे लगा। जैसे आपका जो मार्केट वैल्यू है वो आपका फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपका मार्केट वैल्यू आता है और आपका जितना कॉस्ट लगा उस दोनों को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका हो गया एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद बिजनेस वाला में कौन सा है, आपने सेल कितना किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया, जैसे आलू से आपने चिप्स बनाया क्या, उसको कितना में, जैसे फर्दर प्रोसेसिंग में आलू से आपने चिप्स बनाने में मशीन लगाया, वो क्या हो गया फर्दर प्रोसेसिंग हो गया। उसके अलावा उसका आपको कॉस्ट भी लगा होगा आलू को लाने में या फिर रखने में, वो कॉस्ट हो गया, वो माइनस करके जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। उसका अब जब चिप्स बन गया, उसको फाइनल प्रोडक्ट को आप जब बेच रहे हैं उसमें क्या पैसा लगा है और फर्दर प्रोसेसिंग में आपको कितना पैसा लगा है, और उसका यूज़ में, मतलब आपने उसको यूज़ किया होगा या फिर अपने पास रखा होगा, उसको रखने में कितना पैसा लगा है, उसको जो माइनस करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बिजनेस इनकम हो जाएगा।
इसको ध्यान रखेंगे। अब फिर आते हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियल बिजनेस बोलते हैं। ये आपका पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियल, ये इसी का पार्ट है अपना, पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियल बिजनेस। तो उसमें रूल होते हैं। रूल क्या होता है? 7A 7B और 8, ध्यान से पढ़ेंगे। रूल क्या होता है? 3 रूल होते हैं, 7A 7B और 8। 7A में अपना रबर आता है, 7B में कॉफ़ी आता है, 8 में टी आता है। 7A में रबर, 7B में कॉफ़ी और 8 में टी। 7A है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं और उसको निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो रबर का है तो 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा और 35% आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। अगर आपने इनकम फ्रॉम ग्रोइंग रबर का किया है तो 65% आपका एग्रीकल्चर होगा और 35% आपका बिजनेस इनकम। समझ कर रखिए कि आपने 1 लाख का रबर या 1 लाख का आपने रबर को बेचा है, तो उसका जो 65,000 होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, 35,000 होगा आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। दूसरा, आपने अगर कॉफी का ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग किया है तो जो उसका ग्रोइंग या फिर क्योर्ड में जो पैसा लगा है, जो उसका ग्रोइंग और क्योर्ड में जो पैसा लगा है, जैसे उगाने में और उसको देखभाल करने में जितना लगा है खर्चा, उसका 75% आपको एग्रीकल्चर इनकम माना होगा, 25% क्या होगा आपका बिजनेस इनकम होगा। या फिर ग्रोइंग, क्योर्ड और रोस्टेड, मतलब आपने जैसे कॉफ़ी का एग्जांपल, एक कॉफ़ी क्या होता है, पहले बनता है, फिर उसका एक बीज आता है, बीज को साफ करना पड़ता है या छीलना पड़ता है, तो उसको रोस्ट किया जाता है। या फिर पतला जो आप लोग कॉफ़ी का बुरादा यूज़ करते हैं, उस बुरादे को बना, जब ग्रोइंग, क्योर्ड और रोस्टेड कर दिया जाए तो 60% आपके एग्रीकल्चर में आएगा और 40% आपका बिजनेस इनकम आएगा। वैसे ही ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी, आप चाय का अगर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें 60% आपका एग्रीकल्चर होगा और 40% बिजनेस होगा। अभी समझ लिया ये क्या है, ये पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियल बिजनेस का पार्ट है। तो पार्शियल एग्रीकल्चर में क्या हो गया, जैसे पहले रबर का कितना होगा, 7A रबर, 7B कॉफ़ी और 8 टी। तो 7A में कितना हो जाएगा, 7A में रबर का 65 और 35, कॉफ़ी आएंगे। G और C ग्रोइंग और क्योर्ड आपका 75 और 25, G और CR या फिर GCR के बाद कुछ भी दिया रहा है, GC के बाद कुछ भी रहे तो कितना 60 और 40 जाएगा। फिर आपका टी आता है, टी में कितना जाएगा 60 और 40, याद रखेंगे। रबर में 65 35, कॉफ़ी में 75 25, पहला वाला में ग्रोइंग क्योर्ड में, और ग्रोइंग क्योर्ड और रोस्टेड में 40 और 60, और फिर आपका लास्ट में आता है टी में कितना जाएगा 40 और 60। ये दोनों सिमिलर है, इसलिए याद करने में भी आसानी होगा। आज 2 चैप्टरों का रिवीजन किया हम लोग, लगभग आपका एग्रीकल्चर इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस, इसका 2 से 3 बार इसका रिवाइज करेंगे, अपने ध्यान आ जाएगा। एग्जाम में इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।